अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सेट थ्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो कि पेडागोजी के एफपीएससी एसएसटी के पेपर में बार बार आए हैं, और आज के सेट नंबर थ्री की ये करेक्टरिस्टिक है कि आपको राइट ऑप्शन हाईलाइटेड मिलेगा और इसके साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ये वो एमसीक्यूज़ हैं, अगर आप कर लेते हैं और कंसेप्चुअली इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको पेडागोजी के पेपर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने जा रहा है। ये हमारा सेट थ्री है, दो सेट और वो भी आज या कल मॉर्निंग तक दो सेट और शेयर कर दिए जाएंगे ताकि आप इनको गो थ्रू कर लें। और इनको गो थ्रू जब आप करेंगे तो आपकी कंसेप्चुअल प्रिपरेशन हो जाएगी, तो वहाँ पर आप कोई भी पीडागोजी का स्टेम बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद दो और वीडियोज़ हैं, सेट नंबर फोर एंड सेट नंबर फाइव। ये पांच वीडियो जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले, उनको अच्छी तरीके से गो थ्रू करे, कंसेप्चुअली उनको प्रिपेयर कर ले, वो पीडागोजी का के पेपर का कोई भी क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट फ्रॉम नंबर वन। रियलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड इज सेड बाय, ये बात प्लेटो ने की है। प्लेटो आइडियलिस्ट है, वो आइडियाज पे बिलीव करता है। वो कहता है कि जो रियल वर्ल्ड है वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, रियलिटी की नहीं है। नंबर टू, प्लेटो रोट द फेमस बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेम, इसने बुक लिखी थी द रिपब्लिक। ठीक है, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जॉन ड्यूई ने दिया। जॉन ड्यूई जो है ये प्रोग्रेसिविज्म की जो फिलॉसफी है, ठीक है, उसका बानी है। और यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए इसने काम किया है। द रियलिज्म वाज प्रेजेंटेड, रियलिज्म की जो फिलॉसफी है ये एरिस्टोटल, एरिस्टोटल रियलिस्ट है, उसने रियलिज्म की फिलॉसफी जो है वो प्रेजेंट की दी। हु विच व्यूज अबाउट द ट्रूथ इज कॉमन टू ऑल द प्रैग्मेटिस्ट, सारे जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो किस बात को ट्रुथ से रिलेटेड मतलब जो है ना कॉमन कंसिडर करते हैं। ट्रुथ इज व्हाट वर्क्स फॉर द इंडिविजुअल, सच्चाई वो है जो इंडिविजुअल के लिए काम करती है। बिल्कुल ये बात ठीक है कि जो प्रैग्मेटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि ट्रुथ प्रैक्टिकल होनी चाहिए और उसका यूजफुलनेस यानी उसका बेनिफिट होना चाहिए इंडिविजुअल के लिए या फिर सोसाइटी के लिए। Truth is that truth works mean works here mean truth is what which is beneficial for the individual as well as for the society. Number six, which education enables an individual to choose the right path and become a good citizen. ये फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो एक इंडिविजुअल स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में वहाँ जाकर लेता है। अब इसके साथ दो स्टेम आप और तैयार कर लें। ये जो अलामा इकबाल की एजुकेशन है यूनिवर्सिटी की या वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, ये डिस्टेंस एजुकेशन है जो घर बैठे आप लेते हैं। इसके अलावा एक इसके कोई मतलब इसमें डिस्टेंस एजुकेशन के भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन वो रिजिड नहीं होते। रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मल एजुकेशन के होते हैं जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में होती है। डिस्टेंस एजुकेशन में हम अपनी पेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। और तीसरी जो है इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो हम सोसाइटी से, मीडिया से, घर से मतलब जो है ना हमेशा के लिए सीखते रहते हैं, उसके कोई रूल्स नहीं होते। ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेम हैं जो आपको मैंने यहाँ पे करवाए हैं। हाँ जी, हुचेंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल एजुकेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा कि इसने हचन्स ने इस एडवोकेट किया। ये एडवोकेट करता है, वकालत करता है किसकी, लिबरल एजुकेशन की, और कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग और जो ब्रॉड नॉलेज है वो होना चाहिए। ठीक है, स्पेशलाइजेशन की बजाय हमें क्रिटिकल थिंकिंग और लिबरल एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। चाइल्ड डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल स्टेजेस विच इज़ गिवन बाय फ्रोबल। फ्रोबल की ये जो फिलॉसफी है वो फोकस करती है कि जो नेचुरल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं बच्चों की, उनको हमें अलाइन करना चाहिए उनकी ग्रोथ के साथ। नेक्स्ट है जी टेब्यूला रासा।
जिसका मतलब है ब्लैंक स्लेट। ये टेब्यूला रासा जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। और ये जॉन लॉक ने टेब्यूला रासा का कॉन्सेप्ट दिया था कि ब्लैंक स्लेट, यानी ह्यूमन माइंड जो है ये ब्लैंक स्लेट की तरह होता है और एक्सपीरियंसेस उसको शेप करते हैं। स्पेकुलेटिव फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेवलपमेंट ऑफ थेरी के साथ डील करती है। पर्सपेक्टिव फिलॉसफी राइट एंड रॉन्ग के साथ डील करती है। एनालिटिकल असेसमेंट के साथ डील करती है। ऑन्टोलॉजी को हम रियलिटी कहते हैं। बहुत दफ़ा इस पे बात हो चुकी है, मेरे बहुत सारे लेक्चर इस पे मौजूद हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द करिकुलम डेवलपमेंट, जब भी करिकुलम डेवलप करना होता है तो जो करिकुलम डेवलपर होता है सबसे पहले क्या करता है, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स द इवेल्युएशन प्रोसेस, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ही गाइडलाइन देते हैं। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेविस ने पेश किया परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। डेविस जोर देता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है, फॉर मेजरेबल स्टूडेंट आउटकम्स। करिकुलम इवेल्युएशन डिटरमिन्स, करिकुलम जो है इसमें वैल्यू जजमेंट का वर्ड आता है। वैल्यू ऑफ करिकुलम हमें इवेल्युएट करके देता है। अ टाइप ऑफ इवेल्युएशन दैट इज परफॉर्म्ड इन द बिगनिंग ऑफ एनी प्रोग्राम, ये प्लेसमेंट, जब भी कोई प्रोग्राम हमने शुरू करना होता है तो जो इवेल्युएशन होता है वो प्लेसमेंट इवेल्युएशन होता है। या बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो जो हम टेस्ट लेते हैं दैट इज प्लेसमेंट टेस्ट। और जो ड्यूरिंग द सेशन होता है इवेल्युएशन दैट इज समेटिव, सॉरी फॉर्मेटिव। और जो सेशन के एंड पे होता है जिसको हम सम अप कहते हैं दैट इज समेटिव इवेल्युएशन, ये एंड पे होता है। स्टार्ट में प्लेसमेंट, ड्यूरिंग फॉर्मेटिव और एंड पे समेटिव, ठीक है। और डायग्नोस्टिक जो होता है ये कोई डिफ़िकल्टी के लिए होता है, डिफ़िकल्टी को डायग्नोज करने के लिए, डिफ़िकल्टी जो है ना उसको देखने के लिए। द करिकुलम प्रेजेंटेड बाय एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जिस करिकुलम को प्रेजेंट करते हैं, लर्न एंड लर्नड पीपल, और पढ़े लिखे लोग, उसको हम रिकमेंडेड करिकुलम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम, क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना उनको हम अचीव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एम, एम जो है, एम क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। एम हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म होते हैं। क्लास में ऑब्जेक्टिव अचीवेबल होते हैं। 23, एम्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, इन तीनों का आपस में रिलेशन है। एम्स गोल और ऑब्जेक्टिव में मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं, तीनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसके बाद जी, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इन द वेरी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट में एक क्लास में एक लेसन के ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर सकते हैं। 25, दोज थिंग दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द फॉर्मल करिकुलम, फॉर्मल करिकुलम में जो चीज़ें नहीं होती बिकॉज ऑफ देयर डिबेटेड नेचर एज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज, उसको हम नल करिकुलम कहते हैं। Intended outcomes of any program or activity are called objectives. चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली, जब बच्चा लॉजिकल सोचता है तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है, प्याजे की स्टेज, और ये 7 to 11 ईयर तक होती है। इसके बाद चाइल्ड डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है जिसमें बच्चा दो, ये दूसरी स्टेज है जिसमें बच्चा 2 से 7 साल का होता है। इमोशनल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय, फियर से भी होती है, क्वर्लिंग पेरेंट, लड़ाई झगड़ा करने वाले पेरेंट्स, और रिस्ट्रिक्शन पाबंदी, इन तमाम चीज़ों से डेवलपमेंट मुतासर होती है। जज्बाती जो डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज लर्निंग, ये लर्निंग की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म, ये स्कूल ऑफ थॉट है। विच वन इज इम्पोर्टेंट फॉर चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो बिहेवियर में चेंज के लिए ज़रूरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेम, पावलोव ने इसको पेश किया। इसके बाद है जी, स्टिमुलस इज वेरी नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग। और ओपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने पेश की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज इन बिहेवियर इज ड्यू टू री, किस में, ओपरेंट कंडीशनिंग में।
Which one is not positive reinforcement? Very important. Punishment positive reinforcement नहीं है. Who was the founder of humanistic approach? Very very important MCQs. Carl Rogers. Who was the founder of client centered therapy? ये भी कॉल रॉजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. According to Rogers, in problem solving the most important is client. ठीक है, ये याद रखिएगा कि कॉल रॉजर से मुतल्लिक जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर ज़्यादातर सी से बनता है. ये यहाँ आप देख सकते हैं. ठीक है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है ना, ये कॉल रॉजर सी से. इसके बाद क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, कॉल रॉजर. और ये भी, इसका भी सी, क्लाइंट. द वे ऑफ जजिंग हाउ वेल अ स्टूडेंट इज डूइंग बाय लुकिंग एट हिज वर्क ड्यूरिंग द एजुकेशनल प्रोसेस. तो ये उसको हम इवेल्युएट करते हैं. ठीक है, हाउ वेल, जब वेल का वर्ड यूज होता है तो इवेल्युएशन होता है. 41. The construction, administration, and scoring of test as the measurement process, interrupting such score, saying whether they are good or bad for a specific purpose is evaluation. यानी कि क्या करना, टेस्ट को बनाना, उसको एडमिनिस्टर करना, मैनेज करना, उसको स्कोर करना, ये सारा मेयरिंग प्रोसेस, और इसको इंटरप्रेट करना स्कोर को, कि वो अच्छे अच्छे हैं या बुरे हैं मकासद के लिए. ठीक है, इसको हम इवेल्युएशन कहते हैं. ये डेफिनीशन किसने दी है? स्टैनली और हॉपकिंस ने. ये इवेल्युएशन की डेफिनीशन है. एजुकेशनल मेजरमेंट refers to any device for the general study and practice of testing, scaling and appraising the outcome of, यानी जो एजुकेशनल मेजरमेंट है ये बताती है हमें जनरल स्टडी के बारे में, प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग के बारे में, स्केल के बारे में, एंड अप्रेजिंग के बारे में, द आउटकम ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस. ये सारा एजुकेशनल प्रोसेस है. द एलोकेशन ऑफ स्कोर्स टू द रिजल्ट्स ऑफ instruction and learning at school is called educational measurement. Stability, reliability is also called very very important STEM. Stability, reliability को हम test, retest, reliability भी कहते हैं. Which type of assessment is done for identifying the problems? प्रॉब्लम्स के लिए ये पीछे भी बात हुई थी. डायग्नोस्टिक, यानी जो डिफ़िकल्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है. विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का वर्ड आएगा तो फॉर्मेटिव. द मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग प्रोग्रेस, ये भी वही है. ठीक है, जिसको हम मॉनिटर करते रहते हैं ड्यूरिंग सेशन में, दैट इज़ फॉर्मेटिव. और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो होती है दैट इज़ समेटिव. ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कल के लेक्चर भी मैंने आपको बताया था, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट. परफॉर्मेंस विच इंटरप्रेट एन इंडिविजुअल, जब हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को किसी ग्रुप के अगेंस्ट देखते हैं तो दैट इज़ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. जब हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट देखते हैं तो दैट इज़ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट. यहाँ पे ग्रुप के अगेंस्ट है तो दैट इज़ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. आइटम डिफ़िकल्टी एनालिसिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. आइटम डिफ़िकल्टी एनालिसिस जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता. ये एकेडमिक के लिए होता है, एकेडमिक टेस्ट के लिए मुनासिब होता है. लो लेवल मैनेजमेंट हैज़ कंप्लीट अथॉरिटी टू मेक डिसीजन इन द केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी अथॉरिटीज़ को अपनी जो लोअर फॉर्मेशन है वहाँ तक देती हैं. तो इससे क्या होता है कि डिसीजन अच्छे तरीके से हो सकते हैं. Henry Fayol, and a French industrialist, first analyzed what managers do and divided them that work into function. The study of management function that defines goal and establishes strategies to achieve them is called planning. ये planning की definition है हेनरी फेयोल की, बहुत important है. Who presented the concept of quality? एडवर्ड डेमिंग ने ये कॉन्सेप्ट दिया था. और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी इसने दिया था. विच एजुकेशनल पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू पॉलिटिकल चेंज. 1970 की जो थी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी. 1970 की जो पॉलिसीज थी.
द कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन अप टू 10th क्लास, ये 1972 जो कि भुट्टो की पॉलिसी थी उसमें थी। द पीपल ओपन यूनिवर्सिटी, नाइन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेम मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि जो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका जो पुराना नाम है, पाँच छः स्टेम आपके यहाँ क्लियर होंगे। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पुराना नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी है। और पूछा जा सकता है कि ये किस पॉलिसी के तहत बनी थी। 1972 की पॉलिसी के तहत बनी थी। और कब बनी थी? 1974 में बनी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। The National Book Foundation was established under the National Educational Policy 1972. The student from grade 1 to class 5 would be promoted into next grades without any formal examination. It was recommended in National Education Policy 1972 की. The schools and colleges were nationalized under the National Education Policy 1972. The schools were nationalized under the National Education Policy from, कब ये हुए? तो 1972 की पॉलिसी के अंडर थे, लेकिन कब हुए थे? 1 अक्टूबर 1974 को। ठीक है, और कॉलेजेस जो है वो कब हुए थे? 1 सितंबर 1972 को हुए थे कॉलेजेस, और स्कूल बाद में हुए थे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे यूजीसी कहते हैं, ये भी एस्टेब्लिश 1972 की पॉलिसी के तहत हुई थी। अच्छा, ये भी यहाँ पे मैं बता दूं कि जो यूजीसी, ये पुराना नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब इसका नया नाम एचईसी है। और एचईसी 2001 में जनरल मुशर्रफ के दौर में ये बनाया गया था, और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो डॉक्टर अताउर रहमान। इन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री ली हुई है। The military training for the student became compulsory in the education policy of 1979. 1979 की पॉलिसी ज़िया के दौर की पॉलिसी है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉल्स अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दो सैम्पलिंग बेसिकली दो तरह से होती है, दो टाइप्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर फॉल करती है। When there is a need to apply different data collection methods to different parts की जब बात होगी of the population, the best sampling method stratified random sampling। stratified भी होता है by parts, which sampling technique lacks randomness। तो जो purposive sampling होती है उसमें हम randomization नहीं करते, वो हम अपनी मर्जी से by purpose इतना जो sample है वो ले लेते हैं। Target population is also called population. The research, ये इसकी ना अब 63 था, अब 64 होना चाहिए था। इसकी जो नंबरिंग है ये ठीक नहीं है, तो आप इसको देख लीजिएगा। जो फाइल मैं शेयर करूंगा उसमें मैं इसकी जो है ना नंबरिंग ठीक कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट। ये हो गया हमारा। द रिसर्च इंटेंड्स टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट हु कमिट इलीगल बिहेवियर इन द स्कूल, विच सैम्पलिंग टेक्निक विल बी सूटेबल? तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इसके लिए हम यूज़ करेंगे। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो इफेक्टिव है फॉर स्टडिंग हिडन पॉपुलेशन where participants help recruit others. Okay, which of the following would generally require to the large sample size? Simple random sampling लार्ज पॉपुलेशन के लिए होती है, ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो उसमें से जब हमने सैम्पलिंग करनी होती है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैंने बताया कि दो टाइप्स हैं। तो जो स्ट्रेटिफाइड है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। द ग्रुप दैट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन इज, दो ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है। एज इज अ नॉमिनल स्केल। विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट? तो नॉमिनल स्केल है। इसके बाद इट हैज़ एक्सीलेंस टू इम्प्रूव द साइकोमोटर स्किल। सिमुलेशन से साइकोमोटर स्किल जो है ना, तीन जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग हैं, ठीक है, वो उसको हम ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं।
पहली डोमेन जो है कॉग्निटिव है, दूसरी अफेक्टिव है और तीसरी साइकोमोटर। जो पहली डोमेन है कॉग्निटिव, उसमें हम माइंड की बात करते हैं, अफेक्टिव की में फीलिंग्स, और साइकोमोटर में स्किल की बात करते हैं। तो सिमुलेशन से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सिमुलेशन इम्प्रूव करता है, ठीक है, हैंड ऑन और इंटरेक्टिव प्रैक्टिस से। व्हाट इज ह्यूरिस्टिक लर्निंग? ट्रायल और एरर से जो हम सीखते हैं वो ह्यूरिस्टिक लर्निंग है। और ह्यूरिस्टिक क्या है? डिस्क्रीट अनकॉन्शियस प्रोसेस टू अलाउ इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स की क्विकली। द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड ये आर्मस्ट्रांग था। विच मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी यूजफुल फॉर ईसीई, अर्ली चाइल्डहुड की क्लासेस के लिए? तो सिमुलेशन है। द मेथड ऑफ टीचिंग विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इज रोल प्ले। सोक्रेटिक मेथड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आंसर मेथड है। टीचर इंटेंट टू टीच द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम, विच मेथड इज़ वेरी सूटेबल फॉर इफेक्टिव? अब कायदे आजम के 14 पॉइंट्स पढ़ाने हैं तो वो डिस्कशन के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। हाउ मैनी ग्रुप मेंबर्स आर देयर इन द कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड ऑफ टीचिंग? इसमें 4 से 6 मेंबर्स होते हैं। एकेडमिक लर्निंग टाइम इज स्टूडेंट, जिसमें क्या होते हैं, स्टूडेंट एक्चुअली लर्न करते हैं। रोल प्ले मेथड ऑफ टीचिंग कवर्स द डोमेन, अफेक्टिव और साइकोमोटर दोनों को कवर करता है। पेडागोजी प्रोफेशन ऑफ टीचिंग है। तो ये हमारे एमसीक्यूज थे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये 90 के करीब हैं, 95 के करीब एमसीक्यूज थे। होपफुली आपने बड़े अच्छे तरीके से लर्न किया होगा। सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5 आज शाम को और कल मॉर्निंग तक शेयर कर दिया जाएगा। ये 5 वीडियोस आपके एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा सकती हैं। सो कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।